बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है सॉल्ट्स के बारे में। इससे पहले हमने एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, उनकी मेजरमेंट डिस्कस की, पीएच ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्ट बेसिकली होते क्या हैं। डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट में हम ये कहते हैं कि सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में बनने वाला जो सब्सटेंस होता है उसे सॉल्ट कहा जाता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास एक एसिड जो है वो NaOH है, एक बेस जो है वो NaOH है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड के साथ विच इज़ HCl। इनके आपस में रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक सॉल्ट बनता है NaCl और साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर फॉर्म होता है। अब देखें कि हमने कहा सॉल्ट्स आर दी आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड होते हैं फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिएक्शन के नतीजे में इनकी न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोडक्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। जैसा कि ये हमारे पास एक बेस था, ये एक एसिड था। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो प्रोसेस को नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। जब एक एसिड ने एक बेस के साथ रिएक्ट किया तो इनके रिएक्शन को नाम दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, एंड द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ कॉल्ड सॉल्ट। ये हमारे पास एक सॉल्ट बन जाता है। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कोई सॉल्ट जब बन रहा होता है तो उसके कंपोनेंट, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं और उन्हें क्या नाम दिया जाता है। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल के हवाले से हम ये डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अगर हम इस सॉल्ट को देखें जो कि यहाँ पे मौजूद है, ये सॉल्ट हमारे पास जो है वो एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल है, जिसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसे क्लोराइड आयन का नाम दे देते हैं। अब देखिए एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल कैसे बनते हैं। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सॉल्ट बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन के नतीजे में, विच आर टर्म्ड एज एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। हम इन्हें नाम देते हैं एसिडिक और बेसिक रेडिकल का। अब डिफ्रेंशिएट हमने करना है कि ये जो हमारे पास दो कंपाउंड थे जिसमें एक को बेस और एक को एसिड का नाम दे दिया गया, इनका आपस में रिएक्शन होता है तो हम इनके रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। इनकी एक प्रोडक्ट बनती है जिस प्रोडक्ट के अंदर हमें दो आयंस नज़र आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। ये जो हमारे पास एक आयनिक प्रोडक्ट बन रही है इसको हम नाम दे देते हैं सॉल्ट का। अब हमने डिस्कस करना है कि इस आयनिक प्रोडक्ट के अंदर जो दो आयनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, दो आयनिक स्पीशीज़ मौजूद हैं, इन्हें क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल में डिफ्रेंशिएट करना है। हम कहते हैं एक कैटाइन जो कि एक मेटेलिक आयन होता है आमतौर पे। अ कैटाइन इज़ अ मेटेलिक आयन। एक कैटाइन जो होगा वो हमेशा एक मेटेलिक आयन होगा, डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस, जो कि एक बेस से आता है, बेस से डिराइव होता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल। क्योंकि ये बेस से आता है सॉल्ट की कॉम्पोजिशन में, इसलिए इसे बेसिक रेडिकल का नाम दिया जाता है। एसिडिक रेडिकल क्या होगा कि ये हमारे पास एक एनाइन होगा विच इज़ डिराइव्ड, जो कि डिराइव होता है फ्रॉम एन एसिड, एक एसिड से, देयरफॉर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। इसको फर्दर हम यहाँ से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से जो ऑलरेडी मैंने सॉल्ट के हवाले से डिस्कस की। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक बेस है NaOH, इसका रिएक्शन हो रहा है एक एसिड के साथ जो कि HCl है। इनके आपस में रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रही है NaCl, जिसको हमने ऑलरेडी सॉल्ट का नाम दे दिया। साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बन रहा है, उसको आप कंसीडर ना करें, हम आयनिक प्रोडक्ट को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास NaOH है। आपने देखना ये है कि एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल में क्या फ़र्क है। मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास रिएक्शन हो गया, बेस और एसिड का रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गई, प्रोडक्ट बन गई, सॉल्ट का नाम दे दिया गया। देखना हमने ये है कि इस सॉल्ट के अंदर जो दो आयंस मौजूद हैं उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, वो क्या कहलाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास NaOH है जो कि एक बेस है, HCl विच इज़ एन एसिड। इनका आपस में रिएक्शन हुआ, इसके नतीजे में क्या देखते हैं कि जो बेस है उसमें से जो पार्ट यहाँ से एवॉल्व होके जा रहा है सॉल्ट की कॉम्पोजिशन में, दैट इज़ सोडियम। तो आप देखें कि ये हमारे पास सोडियम है जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्ट की कॉम्पोजिशन में हमने ये कहा कि बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल में ये फ़र्क है
कि जो हमारे पास बेसिक रेडिकल होता है वो हमेशा एक कैटाइन होता है जो कि मेटेलिक आयन होता है। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एक बेस है, सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट की कॉम्पोजिशन में बेस से जो पार्ट गया है वो पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन भी एक मेटल का है, सोडियम मेटल का पॉजिटिव आयन सॉल्ट की कॉम्पोजिशन में मौजूद है। तो हम कहते हैं सॉल्ट आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सॉल्ट मिलके बनता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल में फ़र्क इस तरह से करते हैं कि कैटाइन जो होगा वो हमेशा मेटेलिक आयन होगा जो बेस से आएगा, उसलिए इसे नाम दे दिया जाएगा बेसिक रेडिकल का। अब यहाँ पे अगर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में सोडियम एक बेस से डिराइव हो रहा है, क्योंकि ये बेस से डिराइव हो रहा है तो इसे नाम दिया जाएगा बेसिक रेडिकल का। और अगर हम इसकी नेचर देखें तो ये हमारे पास एक कैटाइन है। अगर हम बात करते हैं एसिडिक रेडिकल की तो आप देखें कि सॉल्ट की कॉम्पोजिशन में जो नेगेटिव पार्ट है या जो एनाइन है वो कहाँ से डिराइव होके आ रहे हैं। ये एनाइन है क्लोराइड। अगर आप क्लोराइड को देखें तो वो एसिड से आ रहा है, तो क्लोराइड चूँकि एसिड से आ रहा है इसलिए इसे नाम दिया जाएगा एसिडिक रेडिकल का। यानी पॉजिटिव आयन हमेशा बेस से आता है, वो बेसिक रेडिकल कहलाता है। नेगेटिव आयन हमेशा एसिड से आता है तो वो एसिडिक रेडिकल कहलाता है। एसिडिक और बेसिक रेडिकल के कॉम्बिनेशन के नतीजे में एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, यानी सॉल्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ एसिड्स को और कुछ सॉल्ट्स को। एसिड्स एंड देयर सॉल्ट में हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम सोडियम को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेटल्स की एग्जांपल गिवन है। सोडियम हमारे पास मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पोटाशियम है, जिंक है, कैल्शियम है एंड सिल्वर। कुछ एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन दिया हुआ है जिनके रिएक्शन के नतीजे में ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो ये इसके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आपस में बॉन्ड के नतीजे में एक सॉल्ट फॉर्म होता है विच इज़ कॉल्ड NaCl। तो देखें ये हमारे पास एक मेटल आयन है, सोडियम एक मेटल है। ये जब रिएक्ट करेगा किसी एसिड जैसे कि HCl के साथ तो इसके नतीजे में सोडियम और क्लोरीन का सॉल्ट बनेगा जो NaCl कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं पोटाशियम की तो पोटाशियम हमारे पास एक मेटल है। ये मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ तो नाइट्रिक एसिड के साथ इसके रिएक्शन के नतीजे में इसका सॉल्ट बनता है विच इज़ कॉल्ड KNO3। सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन के नतीजे में NaCl बना, पोटाशियम और नाइट्रेट ग्रुप के रिएक्शन के नतीजे में KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट बना जो कि एक सॉल्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिंक की तरफ। तो जिंक भी हमारे पास एक मेटेलिक सब्सटेंस है। जिंक मेटल जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ जो कि एक एसिड है, इसके नतीजे में ये इसके सल्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है और एक सॉल्ट फॉर्मेशन होती है विच इज़ कॉल्ड जिंक सल्फेट ZnSO4। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाली एक मेटल है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली एक मेटल है। कैल्शियम का जब रिएक्शन होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो इसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। बच्चों यहाँ पे आपने देखना है ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये -3 चार्ज कैरी कर रहा होता है, इसीलिए कैल्शियम का जब रिएक्शन होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ तो कैल्शियम चूँकि +2 चार्ज का कैरियर होता है और ये हमारे पास जो है वो -3 है, तो इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए PO4 टेकन ट्वाइस लिया जाता है। यानी 3 × 2 करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। ऑन दी होल हमारे पास जो सॉल्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये कैल्शियम जब रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो ये इसके फॉस्फेट वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करने के नतीजे में कैल्शियम फॉस्फेट बना देता है, Ca3PO4 टेकन ट्वाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर की, जो हमारे पास एक मेटल है। सिल्वर Ag पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का लूज़र है। सिल्वर जब रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ तो ये इसके एसीटेट आयन के ऊपर अटैक करता है। एसीटेट आयन के ऊपर अटैक के नतीजे में हमारे पास बनता है सिल्वर एसीटेट जो कि एक सॉल्ट है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि मुख्तलिफ मेटल्स जो हैं इनका बिहेवियर क्या होता है कि जब मेटल को रिएक्ट करवाया जाता है डिफरेंट एसिड्स के साथ तो इसके नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ सॉल्ट बनते हैं। सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है,
पोटाशियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटाशियम नाइट्रेट बनाता है। जिंक जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो जिंक सल्फेट बनता है। कैल्शियम का जब रिएक्शन होता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो इसके नतीजे में कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। सिल्वर जब रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ तो ये सिल्वर एसीटेट फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, कि इनकी बुनियादी खसूसियात कौन कौन सी होती हैं। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले आप एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि सॉल्ट हमारे पास जो है ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कॉमनली ऑब्जर्व करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जितने भी हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो इनका बिहेवियर होता है कि हम ये कहते हैं आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में हम दो तरह के सॉलिड्स पढ़ते हैं, एक हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ऐसे सॉलिड जिसमें एटम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक तरतीब में आपस में जुड़े होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और वो सॉलिड जिनमें एटम की कोई तरतीब नहीं होती उन्हें नाम दिया जाता है एमॉर्फस सॉलिड का। सॉल्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जब हम जनरल करैक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि सॉल्ट्स आर दी आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट्स हमारे पास वो आयनिक कंपाउंड हैं फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी ये एमॉर्फस फॉर्म में नहीं पाए जाते बल्कि सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बने हुए कंपाउंड होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी इनके एटम्स में इनकी क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होती है या इनके एटम आपस में तरतीब से जुड़े होते हैं, इनमें कोई रैंडम अरेंजमेंट नहीं होती है, एक बात तरतीब इनकी अरेंजमेंट होती है। इसके साथ हम ये कहते हैं कि क्योंकि आप देख रहे हैं इनमें आयनिक कंपाउंड है या इनमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है एंड आयनिक बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सॉल्ट के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन देयर क्रिस्टल्स। इनकी क्रिस्टल्स में आयनिक बॉन्ड की ऑक्यूपेशन की वजह से, इनमें आयनिक बॉन्ड के पाए जाने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सॉल्ट के जितने भी हमारे पास टाइप्स आती हैं ये ऑलमोस्ट बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की कैरियर होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये डिस्कस करते हैं कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन में भी आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों हम ये कहते हैं कि हमारे पास, जब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सॉल्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी इनके एटम्स आपस में एक तरतीब में अरेंज होकर क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं। अब वो जो क्रिस्टल्स होती हैं हर क्रिस्टल की एक स्पेसिफिक शेप होती है। हमारे पास हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होती हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो डिफरेंट शेप्स ऑक्यूपाई करने वाली क्रिस्टल्स हम डिस्कस करते हैं। टेट्राहेड्रोन की सूरत में होती हैं, मुख्तलिफ क्रिस्टल्स हम पढ़ते हैं। अब देखें कि हमारे पास कोई भी सॉल्ट है वो क्रिस्टलाइन अपीयरेंस शो करेगा, यानी उसकी एक स्पेसिफिक शेप होगी। अब हम ये कहते हैं कि जब सॉल्ट आपस में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़ रहे होते हैं तो इनके जुड़ने के नतीजे में एक सीक्वेंस में एटम तरतीब दिए जाते हैं और उनकी तरतीब को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गई है। अब जब एक क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है तो क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करने के लिए, उनकी शेप को एक स्पेसिफिक शेप में रखने के लिए उनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड तो बन गया, आयन्स तो फॉर्म हो गए, आयनिक कंपाउंड बन गया, हमने उसे सॉल्ट का नाम दे दिया। मुख्तलिफ सॉल्ट आपस में अरेंज हो रहे हैं, उसके नतीजे में उनकी क्रिस्टल्स बन रही हैं। सॉल्ट के डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज हो रहे हैं, उनके नतीजे में उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही है, क्रिस्टल तरतीब दी जा रही है। तो बच्चों देखें कि उसमें जो गैप्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए उसमें वाटर के मॉलिक्यूल उन गैप्स को फिल करते हैं। हर एक क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की एक क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करने के लिए 5 मॉलिक्यूल पानी उसमें ऐड होगा, तो एक क्रिस्टल की शेप जो है ये मेंटेन रहेगी। अगर हम कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें ऐड होंगे तो ये अपने शेप को मेंटेन रख सकता है। तो हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। एंड व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आप याद रखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं पानी के जो किसी भी क्रिस्टल में मौजूद होते हैं टू मेंटेन इट्स शेप, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए। अब हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ज़्यादातर जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स।
शेप ऑफ क्रिस्टल्स को मेंटेन करने के लिए शेप क्या होगी क्रिस्टल की, ये हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट। अब ये नहीं है कि जितने भी कोई भी हमारे पास जो है वो क्रिस्टल है, किसी भी सॉल्ट की क्रिस्टल है, तो उसमें हम कहें कि हमारे पास कंफर्म है कि एक जितने मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद होंगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक क्रिस्टल में मॉलिक्यूल की तादाद मुख्तलिफ होती है। जैसे कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल को अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए 5 मॉलिक्यूल पानी के रिक्वायर हैं। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की, तो कैल्शियम सल्फेट को 5 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर नहीं है, इसे 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हैं। तो हर एक जो क्रिस्टल होती है उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मुख्तलिफ होती है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होंगे आर स्पेसिफिक, वो मखसूस होते हैं फॉर ईच सॉल्ट, हर एक सॉल्ट के लिए। एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ सॉल्ट, और इन्हें हमेशा केमिकल फार्मूला के साथ लिखा जाता है। अगर कहीं पे आप किसी आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो आपने लाजमी वहाँ पे मेंशन करना होता है कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में कॉपर सल्फेट है, तो साथ इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी आपको मस्ट मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है तो साथ इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लाजमी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मौजूद है सॉल्ट की फॉर्म में, साथ उसमें पानी भी मौजूद है, तो वो वाटर भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो वाटर H2O की ही फॉर्म में उसमें पाया जाता है, इसलिए डॉट लगा के ये फार्मूला अलग लिखा जाता है, ये फार्मूला अलग लिखा जाता है। याद रखिएगा, बॉन्डिंग हम इसे नहीं कह सकते, हम यूँ नहीं कह सकते कि कॉपर सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया वाटर ने, ये बेसिकली फिल कर रहा है, जो गैप्स है उनको फिल कर रहा होता है और उस शेप को मेंटेन कर रहा होता है जो कि क्रिस्टलाइन अपीयरेंस शो करती है। यानी एक क्रिस्टल की शेप को मेंटेन करने के लिए जो उसमें वाटर ऐड होता है, दैट इज़ कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, विच इज़ स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट, जो हर एक सॉल्ट के लिए मखसूस होता है, और इसको हमेशा हम केमिकल फार्मूला के साथ ही शो करते हैं, जो कि हर एक सॉल्ट के लिए डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिफरेंट हैं फॉर कॉपर सल्फेट, जैसा कि यहाँ पे 5 हैं एंड 2 हैं फॉर कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। सॉल्ट जो होते हैं ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं वो खुद न्यूट्रल हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास एक स्पीशी बनती है विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट, इसको हम सॉल्ट का नाम देते हैं। और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसमें जितना पॉजिटिव आइन है उतना नेगेटिव आइन है। अब यहाँ पे हम कहते हैं सॉल्ट आर न्यूट्रल कंपाउंड, ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, ऑल्दो अगरचे इनमें दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ये आपने बात समझनी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सॉल्ट हमारे पास न्यूट्रल हैं, तो क्या इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की तादाद बराबर होती है? ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर एक सॉल्ट में आइंस की तादाद इक्वल हो, लेकिन क्या होगा, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी है दैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। बच्चों, इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2, इसमें कैल्शियम का एक एटम मौजूद है जबकि 2 क्लोरीन मौजूद है। अगर हम इसकी आयनाइजेशन की प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि CaCl2 के कंपाउंड फॉर्मेशन में हमारे पास एक कैल्शियम आयन मौजूद है और क्लोराइड के 2 आयन्स मौजूद हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमने ये कहा सॉल्ट आर न्यूट्रल, ये होते तो न्यूट्रल हैं, ऑल्दो दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की तादाद बराबर नहीं होती। जैसा कि मैं इस एग्जांपल में अगर देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन तो 1 है और नेगेटिव आयन 2 हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की तादाद इक्वल है। बिल्कुल इक्वल नहीं है। एक पॉजिटिव आयन है, एक कैटाइन है और 2 एनाइंस हैं। लेकिन यहाँ पे हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि ये न्यूट्रल है? बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब आ जाते हैं इनके चार्जेस की तरफ। चार्ज में अगर आप देखें, जो पॉजिटिव आयन है उस पर चार्ज है 2 पॉजिटिव, जो नेगेटिव आयन है उसमें आयन्स की तादाद है 2, हर आयन पे चार्ज है -1। जब हर आयन पे -1 चार्ज है तो 2 आयन्स पे चार्ज होगा -2। इसका मतलब अगर हम इन दोनों क्लोराइड के चार्ज को सम कर लें, यानी -1 इन दोनों का चार्ज है, अगर हम इस -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है -2। इससे हमें ये पता चला कि ये जो हमारे पास
स्पीशीज़ की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम पे +2 चार्ज है। जो क्लोराइड है वो एक नहीं है, वो दो हैं। हर क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो दो क्लोरीन पे -2 चार्ज होगा। इससे हमें ये पता चला कि कैल्शियम पे +2 चार्ज है और क्लोराइड आयन पे -2 चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा विच इज़ कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। तो इन केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम यूँ कह सकते हैं, ये हमारे पास एक CaCl2 है, इसको जब आयनाइज करेंगे Ca2 पॉजिटिव और दो क्लोराइड आयन बनेंगे। कैल्शियम क्लोराइड के केस में हमारे पास Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पे -2, +2 एंड -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा विच इज़ कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। इससे हमें ये पता चला कि इन दोनों में आयंस की तादाद तो इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे दो नेगेटिव आयन है, लेकिन चार्जेस की तादाद इक्वल है। यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है। जब चार्ज इक्वल है तो कंपाउंड स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। पॉजिटिव चार्ज जितना मौजूद है कंपाउंड में उतना नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज़ कॉल्ड सॉल्ट। यहीं तक आपने करना है सॉल्ट का टॉपिक। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है, प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। इसके हवाले से कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।